देखिए बच्चों, नया पाठ शुरू हो रहा है चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है, जो आपने बहुपद पढ़ा था, द्विघात बहुपद, उसको जीरो के बराबर रख के आया। तो द्विघात बहुपद हमने क्या पढ़ा था? ax² + bx + c, इसे px के बराबर लिखते हैं। इस द्विघात बहुपद को अगर हम जीरो के बराबर रख लें तो ये बन जाएगी द्विघात समीकरण, जहां पर x की घात 2 का गुणांक कभी भी जीरो के बराबर नहीं। ये आपकी द्विघात समीकरण, जहां पर x की घात 2 यानी x² का गुणांक कितना है? a। x का गुणांक b, अचर पद c। इस रूप में जो समीकरण होगी जिसमें x की जो गुणांक है, बस बेसिक यही है, चाहे ये वाला x है चाहे ना हो, अचर पद है या नहीं, सबसे बड़ी घात 2 होगी और उसका गुणांक 0 नहीं। ऐसी सभी समीकरण क्या कहलाएंगी? द्विघात समीकरण। अगर मान लो ये x की घात 2 है और ये x की घात 1/2 है, या x की घात -1 या 1/x है, तब ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। द्विघात समीकरण होने के लिए x की घात 2 अगर है, उसके बाद x की घात तो 1 होगी या अचर। उसके अलावा कुछ भी है, चाहे 1/x है, 1/x² है, x की घात 3 है, कुछ भी है x की घात 2 के अलावा, तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें सबसे पहला सवाल यही है कि पहचानिए कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्वाड मतलब 4, ठीक है, क्वाड मतलब 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड का मतलब 4 होता है, क्वाड कोर, ड्यूल कोर, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहते हैं इसको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नाम पे विचार करेंगे, क्वाड क्यों आ रहा है इसमें। ठीक, पहला जांच कीजिए, प्रश्नावली 4.1, बहुत ही आसान। हम ले रहे हैं इसका सबसे पहले पहले का छठा पार्ट। पहले के छठे पार्ट में कह रहा है वो x² + 3x + 1 = x - 2। ठीक है, अब इसको आप, ये तो इस रूप में है नहीं, इसको हल करके आप बराबर के अंदर जीरो रखिए, सबको उधर ले जाइए, फिर देखिए ये इस रूप में है या नहीं। अगर है तो ये द्विघात समीकरण होगी और नहीं है तो नहीं होगी। चलिए देखिए कितना है। x² + 3x + 1 = x² + 4 - 4। एक ही घात 2 a² + b² - 2a। अरे फॉर्मूला मालूम है, -b होल स्क्वायर का, a² + b² - 2a, x है और b 2 है, लो सबको इधर ले जाओ। तो आप देख रहे हैं x² से x² कट जाए, -4 इधर आकर कितना हो गया? 7 है, और 4 इधर आकर घटेगा, -4 + 1 = 0, 7x - 3 = 0, जो ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं आता है। क्या नहीं है? ये द्विघात है या नहीं? बात समझ में आ गई? इसी तरह से आप हल करेंगे, और अगर द्विघात समीकरण के रूप में आती है तो द्विघात है, वरना नहीं। बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। उसने कहा निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या स्थिति है? पहले ही सवाल है, किताबों पर ध्यान दें सब लोग। 4.1 के दूसरे का पहला सवाल। जिस पर नहीं है वो ऐसे बच्चे के पास बैठो जिसके पास किताब है। ठीक, सब एडजस्ट हो गए? ठीक, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। क्या है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर यानी मीटर की घात। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई
छेद की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी एक आयताकार क्षेत्र है हमारे पास, चित्रात्मक रूप में कर लेते हैं इसका। एक आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई को x मान लेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक। ये तो बात है, लंबाई जो है वो चौड़ाई को x मान लिया, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और अगर इसे ज्ञात करना है तो हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखकर दिखा देना है और कुछ नहीं। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी प्रश्नानुसार 2 तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L इंटू बी क्या लेते हैं, ध्यान होगा, लंबाई को L, चौड़ाई को, लंबाई कितनी है इसकी और चौड़ाई और क्षेत्रफल कितना है, ये हो गया 528 बराबर 2x² प्लस। और मैंने कई बार बता दिया है कि पूरे LHS को पूरा RHS से बदलने का पूरा अधिकार है आपको, पूरे LHS को बदल दो। और इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। ठीक, ये क्या आ गई आपके पास, और आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ही बनानी थी। इस समीकरण को जब हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x के मान, और जो x के मान निकल कर आएंगे वही समीकरण के हल कहलाएंगे। जो यहाँ पे शून्य कहलाते थे, बहुपद अगर बराबर 0 नहीं था तो शून्य थे, उन शून्य का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, हल, सॉल्यूशन, किसके, द्विघात समीकरण। और वो सॉल्यूशन क्या करेंगे, वो यहाँ रखने पर इसको 0 बना देंगे। तो हम एक्चुअली द्विघात बहुपद जब हल करते थे तो उसको 0 के बराबर रखते थे। इसका मतलब हम पहले से जानते हैं द्विघात बहुपद को 0 बराबर रख के क्या बनाते थे हम, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को जब हम हल करते थे तो वो जो शून्य आते थे वही शून्य यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के हल कहलाएंगे, खाली नाम बदलाए और कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए मैंने ये बात लिखवाई भी नहीं कि द्विघात समीकरण का हल क्या हो। जो द्विघात समीकरण में x के मान निकल कर आएंगे वही इसके हल है, वही इसके शून्यक है। ठीक है, अगर इसको बहुपद कहेंगे और वो जो हल निकल कर आएंगे वो इसमें जब रखोगे तो वो क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, LHS को RHS के बराबर कर देंगे। दुनिया में x के ऐसे कितने मान होंगे जो समीकरण को संतुष्ट कर पाएंगे। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब हुआ कि x के मान यहाँ रखें और LHS RHS के बराबर हो जाए। कितने मान होंगे ऐसे, अभी तो अनंत बता रहे थे, कितने मान होने चाहिए ऐसे, 2 ही होंगे, क्योंकि जिस समीकरण में जितनी सबसे बड़ी घात चर की होती है और एक ही चर है तो उस समीकरण के उतने ही हल मांगो पड़ेगा। दूसरा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल। क्रमागत जैसे 2 के बाद क्या आता है अगला, 2, 3 क्रमागत, 3 के बाद अगला क्या आता है, 3 और 4 क्रमागत है, लेकिन 2 और 4 क्रमागत नहीं है। तो कोई भी जो क्रमागत संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में अंतर कितना होता है, 1। इतनी बात दिमाग में बैठ गई, क्रमागत संख्याओं में अंतर 1 होता है। अगर एक क्रमागत संख्या x मान लूंगा, उसकी अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, x + 1। अभी तो बताया अगली जो संख्या है क्रमागत संख्याओं में, पहली के बाद जो दूसरी क्रमागत होती है वो पहली वाली में 1 जोड़ के आती है। पहली वाली को x मान लिया तो अगली वाली क्रमागत कितनी आएगी, नाम से पता लगा ना, क्रम मतलब दोनों लगातार है। 19 है तो अगली क्रमागत 20 है। तो माना प्रथम क्रमागत या प्रथम संख्या जस्टर क्रमागत तो इसके बाद आएगी ना।
विषम संख्या कितनी है? x है। तो क्रमागत संख्या क्या आएगी? x के क्रमागत संख्या बताओ कितनी होगी? देखो दिमाग को अपने यहाँ लगाओ, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो आपको समझ में नहीं है। आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी जिसमें आप इधर उधर देख लोगे और नहीं समझ में आ रही खड़े होकर पूछ लो। मैं तो बिल्कुल जीरो से बताता हूँ आपको। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप सीधे पहली क्लास से 10वीं में आ गए, तो दूसरी क्लास से लेकर और 9वीं क्लास तक की जितनी मैथमेटिक्स है वो मैं जब यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उस सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको वो 2 संख्याओं वाला अंक और संख्या वाला सवाल था, 10 मिनट खराब किए थे उसमें अंक और संख्या समझाने में। जिस बच्चे ने पूरा ध्यान से समझ लिया उसके लिए जिंदगी भर के लिए होगा। वो चीज़ हो सकता है आपने 6ठे 7 में 8वीं में पढ़ने से रह गई हो, इस सवाल में प्रयोग हो रही है, तो वो मैं यहाँ पे बता दूँ। आप पहले से ये हिम्मत ना हारें कि अरे ये हम कैसे करेंगे। आप इधर देखिए सब हो जाएगा। देखिए अब क्या कहा उसने प्रश्नानुसार? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। ठीक है, तो क्रमागत इसको संख्या कहने की जगह पूर्णांक कह दो, क्योंकि इसने पूर्णांक कहा है। वो भी कौन सा पूर्णांक? धनात्मक। धनात्मक तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? वो है 306। अब बताओ गुणनफल आएगा कितना? x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो x की घात 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 2 काम एक साथ कर दिए। 306 को इधर भी ले आए और x से अंदर गुणा भी कर दिए। द्विघात समीकरण, क्योंकि आपको खाली द्विघात समीकरण बना के ही छोड़नी थी। इसकी आपसे और कोई उम्मीदें नहीं थी, केवल इतनी उम्मीदें थी। हाँ 360 लेके 306 हो गए। अब देखिए दूसरे का तीसरा सारे का देखा। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। इसकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात, तो हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? तो रोहन की मान, क्योंकि समीकरण जिसमें बनेगा उसी का मान निकलेगा। माना रोहन की कौन सी आयु? वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। अब इसने क्या कहा? रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब क्या कहा उसने? उनकी आयु का गुणनफल, उनकी किस किस की? और रोहन की माता जी की, दोनों की आयु का गुणनफल। लेकिन कितने दिनों के बाद? 3 साल बाद। तो क्या कहा? 3 साल बाद। बात समझ में आ रही है? आयु का गुणनफल कितना है? 360। ओहो, यहाँ से लिख दिया था 360 में, तो 306 था ऊपर वाले। अब यहाँ पर जो आयु का गुणनफल आएगा वो कितने साल बाद है? तुम्हारी कितनी आयु? अरे घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारी कितनी है? 14। 3 साल बाद कितनी होगी? तुम्हारी कितनी है? 16। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 27? 48? कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? घबरा गए बच्चे, बैठ जाओ, बैठ। आप बताओ बेटा। हाँ, कितनी आयु आपकी है? 14 साल। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। और ये बीच में, हाँ, प्रशांत, प्रियांशु, हाँ, कितनी है? 16। 3 साल बाद कैसे पता लगा? तो ऐसे ही इनकी जो आयु है रोहन की और रोहन की माता जी की, इनकी आयु का गुणनफल 360 है, लेकिन कितने साल के बाद? 3 साल के बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी?
इसकी गुणा करो, इनकी माता जी की आयु, माता जी की आयु कितनी थी? x+26, इसमें 3 जुड़ जाएगा क्योंकि 3 साल बाद की आयु बराबर 300। दिमाग में आ गई बात? ऐसे को 3 साल पहले भी कह सकता, माइनस कर। यही सवाल है, एनसीईआरटी ने आपको बता दिया कि पहले और बाद में करना क्या है। घटाओगे तो पहले, जोड़ोगे तो। सवाल वही है जो हमने 2 चरों में रैखिक समीकरणों में पढ़े थे। वहाँ पे x और y 2 हम मान के चलते थे, 2 समीकरणें बनती थी। यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और उसी कंडीशन से जो समीकरण बन जा रही है वो द्विघात बन जा रही है। वहाँ पे जब हम एक समीकरण से दूसरे में मान रखते थे तो एक वेरिएबल गायब हो जाता था। यहाँ एक समीकरण से अगर x y मान भी लोगे और दूसरी जगह मान रखोगे तो x की घात 2 या y की घात 2 में द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, चौथे पीरियड में एडमिशन होगा, तब तक क्लास में बैठिए 18 नंबर। तो ये होगा x+3 इंटू x+24 बराबर 3। कर लो बेटे, x की पहले x से गुणो, पहले इसकी दोनों जगह फिर इसकी प्लस 3x प्लस 9 के 27, 3 में 6 और 2 8। बताओ कोई दिक्कत? अगर 2 ब्रैकेट में संख्या द्विपद लिखे हैं, 2 पद है ना, इनकी गुणा का तरीका पहले वाले से दोनों को कर दो, फिर दूसरे वाले से दोनों को, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर ये माइनस होता तो पहले निशान की गुणा करते, प्लस माइनस माइनस फिर इसकी, प्लस माइनस माइनस फिर इसकी। इतनी सी बात ध्यान रखनी, ठीक। और तुमने बाहर देख लिया बेटा जब हम ये बता रहे थे, रह गया अब तुम्हारा ही, अब अगली बार देख लो। तो यही तो गलती करते हो तुम लोग। x की घात 2 प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। बड़े में से छोटा घटा दो, कितना आ जाएगा? 3, 15 में 8 जाएगा 7, 2, ये बड़ा है। ये आपका आंसर है। बन गए द्विघात समीकरण। अगर हम इसे हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा? और x कौन है? रोहन की आयु, हम तुरंत रोहन की पता लगे। ठीक, अगला सवाल दूसरे का चौथा। इसके एग्जाम्पल आपका होमवर्क और इसके अलावा कुछ सवाल जो विशेष सवाल होंगे वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा PDF में। ठीक, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो दूसरे बच्चों से लेकर मोबाइल नहीं लेनी है, क्योंकि वो बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, वो उनसे नोट करें। ठीक, एक रेलगाड़ी 400 में बहुत अलग अलग तरह के सवाल भेजूंगा उसमें। अब उसमें मैं एक्सपेक्टेशन ये नहीं करूंगा कि सारे बच्चे कर लेंगे उन सवालों, लेकिन हाँ जितने करना चाहें मैक्सिमम 100 सवाल भेजें, आपसे जितने हो, 10 हो, 20 हो, 12 हो, 15 हो, लेकिन 100 के 100 सवालों को पढ़ोगे जरूर। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। मई जून में छुट्टी होंगी तो पहले से लेकर अब तक जितने पार्ट में मैं करा दूंगा उन सब की PDF में डेली भेजा करूँगा। ठीक है, और ये मानूंगा कि आप सब हल करोगे। आप याद रखिए, जितनी बात हम बता रहे हैं उतनी फॉलो कर लोगे तो जीवन में बेटा कहीं ना कहीं हमें मिलोगे। तो निगाह नहीं चुराओगे, ये यार सीधा चौड़ा करके मिलोगे। अरे आज हम यहाँ पर पोस्टेड है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में। चलिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक समान चाल मतलब जैसे होता है पैसेंजर एक्सप्रेस, वंदे भारत, गूगल करना। वंदे भारत की स्पीड समान कितनी है? पता लगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। एक्सप्रेस कितने से चल रही है? वो 100 की स्पीड चल रही है। ठीक है, सुपर फास्ट किससे चल रही है? वो 120 की स्पीड चल रही है। चलती थोड़ी 120 की, चली रुकी। लेकिन एक समान चाल निर्धारित की जाती है कागज में कि भाई ये वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही एक समान चाल जो है वो 480 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी एक समान चाल से तय करती है। वो चाल कितनी है हमें नहीं पता। इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, हो सकता है कि उसकी चाल कम हो जाए, तो उस दूरी को तय करने में कितनी दूरी? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। और क्या याद करना है हमें? तो बेटा किसी को कुछ समझ में आए नहीं आए, इतनी बात तो समझ में आएगी कि जो ज्ञात करना है उसी को x मान लेंगे। इतनी बात तो कोई बच्चा तो नहीं है ऐसा इसको समझ में नहीं आई हो। क्या ज्ञात करना है हमें? x नहीं ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल बराबर क्या होता है?
सबको पता है तो बहुत बढ़िया। दूरी बटा समय, और दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा 4। क्यों? समय बराबर क्या आ जाएगा? इसको बदलने जाओगे, समय बराबर आएगा। इसमें भी कोई दिक्कत हमारे साथ क्या है? दूरी कितनी है? दूरी तो आपको हाल में 480 किलोमीटर तय करनी है। चाहे आप स्पीड कम करो, चाहे स्पीड ज़्यादा करो। अगर आप x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं एक समान चाल से, तो एक समान चाल लगा, एक समान चाल में कितना समय लगेगा? दूरी बटा और समय का मात्रा होता है। अब उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से लगा समय। दूरी तो उतनी क्या करनी है, लेकिन अब चाल कितनी हो गई? x माइनस। और दोनों में अंतर कितना आ रहा है भाई? दोनों केस में अंतर कितना आ रहा है? 3 घंटे अधिक लगते हैं। इस चाल से अधिक लग रहे हैं, इस चाल से अधिक लग रहे हैं। तुम्हारी चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा कोई दूरी तय करने में, या ज़्यादा होगी तब ज़्यादा लगेगा? जितनी चाल कम होगी उतना ही आपको समय ज़्यादा लगेगा। दोनों में कौन बड़ा? ऊपर वाला बड़ा होगा बेटा। जब अंश बराबर होता है तो जिसका हर छोटा होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। ये तो बड़ा होगा 1/2 और 1/4 में 1/2 बड़ा होगा और 1/4 छोटा होगा। 1/8 1/4 से भी छोटा होगा। तो 480 अपॉन x माइनस 8, तो 480/x-8 बड़ा होगा और 480/x छोटा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा 480/x-8 माइनस 480/x कितना आ जाएगा? 3। प्रश्नानुसार दोनों का अंतर कितना है? उसने ये 3 घंटे तो है, कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा है बराबर। ये प्लस करिए, जो नई चाल से जो समय लगा वो पुरानी वाली चाल से समय लग रहा था उससे कितने ज़्यादा था? 3। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई 480/x माइनस 8 माइनस 480। चलो इधर ही ले लो एलसीएम ले लो। x कितना आ गया? 480 प्लस 3x, तिरछी गुणा कर लो। 480x बराबर 480 प्लस 3x गुणा x माइनस। अब इसे गुणा कर लेना और गुणा करके आप इसे इस रूप में लिख दोगे, आपके पास समीकरण आ जाएगा। ये आपका काम है, कर लीजिए। घंटा लग चुका है इसलिए आपके लिए छोड़ दिया हमने।